Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering a new topic that is cooperation not individualism. अच्छा, उस वीडियो में पहले वाली वीडियो में हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिए थे, साइंस इज़ नॉट द रूल ऑफ थंब और हार्मनी नॉट डिस्कार्ड. होपफुली इसको आपको समझ आ गई होंगी सारे पॉइंट्स. अब आगे फर्दर डिस्कस करते हैं इसके पॉइंट्स. कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? एक कंप्लीट कॉपरेशन के अंदर पूरी की पूरी आपकी लेबर आएगी, मैनेजमेंट आएगी. आप ऐसे नहीं कह सकते कि दो लोग कंपनी में मिलके काम कर रहे हैं और फिर उससे ही कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होता है. तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन गोल कितने होते हैं, वो भी रिवाइज कर लो. जो ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के, ऑब्जेक्टिव्स में कौन कौन से गोल पढ़े थे हम लोगों ने? पहला पढ़ा था हमने ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दूसरा पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड पढ़ा था हम लोगों ने कौन सा? पर्सनल ऑब्जेक्टिव. इन सब चीज़ों की बात हम पहले ही कर चुके हैं. तो जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात होती है, एक मैनेजमेंट की बात होती है, उसके अंदर कभी भी एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं आएगा, ना एम्प्लॉयर और ना एम्प्लॉय. फिर इसके अंदर ये किसका एक्सटेंशन है? ये एक और एक अहमियत दे रहा है, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड को एक बढ़ावा दे रहा है. ठीक है, ये हो गया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. टेलर ने और भी क्या चीज़ें बताई है? शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन. किस किस के बीच में होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क दोनों के बीच में इक्वल आप क्या करोगे? डिवीजन बांटोगे, तभी आपका काम अच्छे से होगा. अच्छा, कॉपरेशन का मतलब ये भी होता है कि जब दो लोग काम कर रहे हैं और उससे जो आउटपुट है वो पॉजिटिव रह रहा है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं है, तभी कॉपरेशन सक्सेसफुल होता है, तभी एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाता है. डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. अब आपको पता है कि ये ए जो पर्सन है ये फंक्शनल मैनेज बहुत अच्छे से करता है, फंक्शनल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करता है. बी जो है वो सेल्स मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करता है. तो आप इनको इनके काम के रिस्पेक्ट में ही प्रायोरिटी दोगे जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं. तो इसीलिए डेवलपमेंट अगर एक का होगा तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा. नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं. इसके नेक्स्ट पॉइंट की अगर आप बात करोगे तो नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. हमने चारों पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं इसके. कौन कौन सा? साइंस इज नॉट द रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, और बाकी जो बचे हुए वो दो पॉइंट अभी मैंने डिस्कस कर लिए. टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ोगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कितनी टेक्निक्स होती है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है जो मैनेजमेंट में हेल्पफुल होती हैं, जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो मैनेजमेंट अच्छा होगा. सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप की. फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहती है? फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब होता है, फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब होता है कि कैसे एक जो पर्सन है वो अपने काम में परफेक्शन हासिल कर रहा है. फेस टू फेस कांटेक्ट होता है डेली बेसिस पे. अगर आप मैनेजर से काम कर रहे हो, मैनेजर के साथ काम कर रहे हो, वर्कर के साथ काम कर रहे हो. फिर फॉरमैन जो होता है वो लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड द हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर. इसको आपको माना जाता है कि जो फोरमैन होता है वो लोएस्ट रैंकिंग, रैंक में लोएस्ट, और मैनेजर जो होता है वो हाईएस्ट होता है. तो इसीलिए फंक्शनल फोरमैनशिप में काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इन सब के आप इंडिविजुअली क्या बनाते हो? बॉसेस बनाते हो, एक तरीके से मॉनिटर टाइप का बनाते हो जो उसको काम को बहुत अच्छे से देखता है. ये हो गया फंक्शनल फोरमैनशिप. फंक्शनल फोरमैनशिप के बाद अगर आप नेक्स्ट टॉपिक देखोगे फंक्शनल फोरमैनशिप का, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. देखो इस चार्ट को अच्छे से देखते हैं. फंक्शनल फोरमैनशिप में प्लानिंग इंचार्ज आ गया, प्रोडक्शन इंचार्ज आ गया. प्लानिंग इंचार्ज में क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, वो काम कर रहे हैं. और फिर इसके अंदर भी सब डिवीजन हो गए. तो फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब एक मेन है, ये 10 लोगों से काम ले रहा है और वो इंडिविजुअली अपने आप में क्या है? स्पेशलाइज्ड है. फिर आगे इसके टॉपिक्स की बात करते हैं. तो नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिससे स्टैंडर्ड्स पता लगे बिजनेस की एक्टिविटी के.
बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब जैसे आप प्रोडक्ट भी खरीद रहे हो तो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड होंगे, प्रोडक्ट ए का स्टैंडर्ड, बी स्टैंडर्ड। तो ये किसके बेसिस पे होता है? इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस के बेसिस पे, रॉ मटेरियल के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे, मशीनरी के बेसिस पे। ये अलग अलग मेथड के बेसिस पे, वर्किंग कंडीशन के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे स्टैंडर्डाइजेशन होती है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन का? ऑब्जेक्टिव होता है कि आप कैसे उसको फुलफिल कर पा रहे हो। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें, स्टैंडर्डाइजेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो ताकि आपका क्या हो जाए, परफेक्शन आ जाए, सिंपल हो जाए, और जो फालतू के काम है ना उसको क्या करो, एलिमिनेट कर दो। सिंप्लीफिकेशन का मतलब हो गया एलिमिनेट किसको करो, सुपरफ्लुअस वैरायटी, साइजेस, डायमेंशन। वाइल स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है वैरायटी इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग वन। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मेरी फॉर्म में उसके अलावा कुछ ढूंढो। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब फालतू की चीज़ों को एलिमिनेट करो जितना हो सके। मतलब मेन मुद्दा है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करो और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। इनका कहने का मतलब ये है, ये आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट जब आप इसको डिस्क्राइब करोगे। मोशन स्टडी की बात करते हैं। मोशन स्टडी का मतलब होता है जब मैं एक वर्किंग आवर्स में काम कर रही हूँ एक कंपनी के अंदर, तो मुझे कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए इधर से उधर जाना पड़ता है। मान लो सपोज मेरा ऑफिस का ये बेंच है मेरा, इस पे मैं वर्क करती हूँ और मुझे यहाँ पे जाना पड़ता है अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए हर 1 आवर के बाद। तो ये मुझे क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन लगता है। तो ये क्या है, फालतू की चीज़ें हैं। ये अगर एलिमिनेट हो जाए तो मेरा टाइम बच जाएगा। तो यही मोशन स्टडी कहती है, रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट, जैसे कि लिफ्टिंग, पुटिंग्स ऑब्जेक्ट, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशन। जब ये अंडरटेक होता है, अननेसेसरी मूवमेंट्स को अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपका जो काम है वो बहुत और अच्छे से होगा और उसमें सिंप्लीफिकेशन आएगी और वर्क बहुत अच्छे से फुलफिल हो पाएगा। मेथड स्टडी कहते हैं, अब देखो बहुत सारे मेथड्स होते हैं कोई भी काम करने के लिए। जैसे मैथ्स में कोई भी चीज़ होती है तो फॉर्मूले होते हैं ना वेरियस, ऐसे ही मेथड स्टडी में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो राइट फर्म को प्रोक्यूर करो रॉ मटेरियल के लिए और फाइनल प्रोडक्ट के लिए, और जो भी आपकी किसी भी चीज़ की आपको शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मेथड स्टडी डिस्क्राइब करती है। मोशन विच आर प्रोडक्टिव वो करो, ये तो मोशन स्टडी वाले आ गए। मोशन स्टडी का ये बता रहे हैं, मोशन स्टडी के अंदर बताया गया है कि जो यूजफुल है वो काम करो, इंसिडेंटल काम, मोशन विच आर अनप्रोडक्टिव है उसको एलिमिनेट करो। इन दोनों को मिक्स मत कर देना। मेथड स्टडी के अंदर मेथड्स आते हैं डिफरेंट और उसको ही फुलफिल करना पड़ता है आपको बेस्ट तरीके से। मेथड स्टडी के बाद जो पॉइंट आएगा दैट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इजीली समझ आ जाएगा। टाइम स्टडी कहता है कि वेल डिफाइंड जॉब होती है, उसमें बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, एलिमेंट ऑफ टास्क, टास्क के एलिमेंट्स होते हैं। तो आप टाइम ड्यूरेशन बनाओ, उसके ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव स्टडी टाइम स्टडीज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, कितने वर्कर आपको एम्प्लॉय करने हैं, कितने ड्यूरेशन का टाइम चाहिए उनको, ये सब चीज़ें, लेबर की कॉस्ट कितनी है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल सेज कि फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशन इट इज डिटरमाइन कि जो स्टैंडर्ड टाइम है टेकन बाय वर्कर टू कम मेक 1 कार्डबोर्ड 20 मिनट लगते हैं। तो 1 घंटे में 3 बॉक्सेस बनेंगे क्योंकि 20 × 3 इज इक्वल्स टू 60। 60 मिनट के अंदर अगर 20 मिनट में 1 बॉक्स बनता है तो 60 मिनट में कितने बनेंगे, 60 डिवाइड बाई 20, तो ये 3 आवर्स हो गए, 3 बॉक्सेस हो गए। इसी तरीके से एज्यूम करके 8 आवर्स ऑफ वर्क इन अ शिफ्ट और उसमें से 1 आवर डिडक्ट कर दो लंच के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 7 आवर्स। और 7 आवर्स के अकॉर्डिंग आपकी अगर 1 आवर में 3 बॉक्सेस बनते हैं तो आपके 7 आवर्स के अकॉर्डिंगली आप
आपको 21 बॉक्सेस मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज टाइम। टाइम पे बेस्ड है, देख रहे हो आप लोग, सारी की सारी चीज़ें किस पे बेस्ड है, टाइम पे बेस्ड है। तो टाइम के हिसाब से ये सब चीज़ें डिस्कस होती है। उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो डिफरेंशियल पीस वेज फैटिग स्टडी भी आता है इसके अंदर। फैटिग स्टडी का मतलब है अपने एम्प्लॉय को आप इतना टाइम दो, इतने रेगुलर इंटरवल्स तो एटलीस्ट दो कि अगर वो टायर्ड है, तो देखो अगर मैं एक थका हुआ इंसान है उससे काम करा रही हूँ, आपने 3 आवर्स की स्टडी करी, अब आप बोलोगे इतनी तो होती नहीं है, अगर सपोज आपने 3 आवर्स की स्टडी की तो उसमें आप बोलते हो 10-10 मिनट्स का गैप चाहिए। अब ये गैप में क्या करोगे, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, ठीक है। तो ये जो रिलैक्सेशन का टाइम है दैट इज डिनोटेड फैटिग स्टडी, ताकि अगर आप टायर्ड हो, फिजिकली और मेंटली फिट नहीं होगे, तो आपका काम इतने अच्छे सक्सेसफुली ढंग से नहीं होगा जितना आप डायरेक्शन टाइम इंटरवल्स ले लेके करोगे। फिर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, एक आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या लिखा, टेलर वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीस वेज सिस्टम, ही वॉन्टेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट वर्कर कौन होता है और इनएफिशिएंट वर्कर कौन होता है, स्टैंडर्ड टाइम और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि एक एम्प्लॉय एफिशिएंट है कि नहीं है। वर्कर कैन बी क्लासिफाइड, वर्कर को किस कैटेगरी में बांट दो उन्होंने, वर्कर को 2 कैटेगरी में बांट दो। कौन बांटता है वर्कर को 2 कैटेगरी में, टेलर बांटते हैं। किस किस कैटेगरी में, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। अब इन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दी है वो देखते हैं। ही वांटेड टू रिवॉर्ड, एफिशिएंट वर्कर को रिवॉर्ड दो और जो आपके इनएफिशिएंट वर्कर है उनको या तो मोटिवेट करो या किसी तरीके से उनको और काम दो, वो और काम न दो, और मोटिवेशन दो या पनिशमेंट दो इस तरीके से, ताकि वो काम और अच्छे से कर पाए। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए इट इज़ डिफाइंड दैट स्टैंडर्ड आउटपुट पर वर्कर पर डे एक दिन में 10 यूनिट का है और मोर देन स्टैंडर्ड विल बी ₹50 पर यूनिट। तो जो 50 पर यूनिट 10 यूनिट्स नहीं बना के देंगे उनको 40 के हिसाब से काम मिलेगा। नाउ एन एफिशिएंट वर्कर अगर 11 यूनिट का काम करता है तो उसको 11 × 50 के हिसाब से 550 पर डे मिलेगा, और अगर कोई इंसान 9 यूनिट्स का काम करता है तो उसको 40 के हिसाब से मिलेगा। मतलब 10 यूनिट्स मैंने बनाई तो मुझे 10 × 5 ये हो गया 50, ये हो गया 500। उसके बाद अगर मैंने 11 यूनिट्स बनाई तो ये हो जाएगा 550। लेकिन अगर मेरा टारगेट 10 यूनिट्स का है और मैं उतने फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, तो अगर मैंने इससे कम किए तो क्या हो जाएगा, कम किए तो अब मुझे वो कम पैसों में उसके हिसाब से काम मिलेगा 360। यही इसको जस्टिफाई कर रहा है। ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्लैरिटी लाते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, और अगर आप इनको एग्जाम्पल्स को पेपर में डिस्कस करोगे, पेपर में आप एक्सप्लेन करोगे तो इससे मार्क्स गेन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, इसके बाद आता है एक मेंटल रिवॉल्यूशन करके एक टॉपिक है, इसको भी पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है मेंटल रिवॉल्यूशन, देखो 1 मार्क में या 2 मार्क में पूछा जा सकता है। Mental revolution involves a change in the attitude of worker and management toward one another from competition to cooperation। देखो 2 फर्म है A और B, अलग अलग फर्म है, इन दोनों में कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन है तो ये इससे आगे निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन कॉपरेशन कहता है कि इन दोनों को साथ में लेकर के चलना है। तो कॉपरेशन, मेंटल रिवॉल्यूशन एक चेंज है जो कि एक एटीट्यूड को वर्कर और मैनेजमेंट के कंपटीशन से कॉपरेशन में लाता है। अगर 2 लोग मिलके काम करेंगे तो फर्म के गोल को अचीव करना इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू अलग अलग जब चलेंगे। उसके बाद मेंटल रिवॉल्यूशन वाला हमारा टॉपिक डन हो गया। इन सारों के नोट्स बनाते जाओ सो दैट आप लोगों के लिए बाद में इजी हो। नेक्स्ट इज फेयॉल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंसिडर करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को,
ये लास्ट में बोला जाता है ताकि आप लोग हमें भी अप्रिशिएट कर सके इन सब चीज़ों के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।